फिर एक से एक बार आपको लोगों का मैं रत्न CS चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको याद है कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के संबंध में कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के बारे में सारी जानकारी दी थी। केवल सिलेबस के बारे में हमारी कोई बात नहीं हो पाई थी। तो हमने कहा था कि सिलेबस के बारे में, वो जो माध्यमिक शिक्षक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से आप लोगों को ये विषय के पाठ्यक्रम के संबंध में वीडियो के संबंध में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और फिर वही बात, इम्पोर्टेंट बात, कि यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के बटन को ऑल कर दें, ऑल प्रेस कर दें। ठीक है, तो इसको हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, पत्तवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा, विषयों की सूची, परिशिष्ट 1। तो विषय है गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान। इस स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो फिर परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, 6 विषय में होंगे। विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। इसका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता स्नातक स्तर का होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं गणित के पाठ्यक्रम की और विज्ञान के पाठ्यक्रम की। और गणित विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम कॉमन है, और केवल गणित में गणित का सिलेबस है और विज्ञान में बायोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, तो और एक बात क्लियर है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 से 12 तक की जो आपकी विज्ञान की पुस्तक है, यानी कि है ना, 9 10 की जनरल पुस्तक विज्ञान की, और 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री की, 11 12 की। ठीक है, और ऐसे ही है ना, गणित के लिए 9 10 की जनरल बुक और 11 12 की मैथमेटिक्स की बुक, इनका आप अध्ययन करेंगे। और क्या रहेगा, और कठिनाई स्तर स्नातक स्तर का भी होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है। ठीक है, तो क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हैं तो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम बिल्कुल आपके स्तर का होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले इसमें हिंदी का दिया हुआ है, तो हिंदी की हम बात बाद में करेंगे। हिंदी के बाद इसमें इंग्लिश दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश की बात भी हम बाद में करेंगे। संस्कृत दिया हुआ है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान है, इसकी हम बात में करेंगे हम अगला वीडियो में। अभी हम विज्ञान विषय है ना, विज्ञान और गणित के बारे में बात करेंगे अभी इस वीडियो में। ये देखिए, हर सिलेबस का एक इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम ये वीडियो हिंदी में ही बनाएंगे, इसका इंग्लिश वर्जन वीडियो हम बाद में बना देंगे। अच्छा, और सबसे पहले सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ, देखिए, सब्जेक्ट साइंस। तो साइंस के 3 भाग हैं। बायोलॉजी, ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस है, 10 यूनिट्स। फिर फिजिक्स, फिजिक्स की भी 10 यूनिट्स, है ना। और केमिस्ट्री की नहीं, फिजिक्स की 5 यूनिट और केमिस्ट्री की 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही फिर जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, है ना, और हिंदी में जीव विज्ञान। उसके बाद है ना भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के वही 10 यूनिट। फिर फिजिक्स की 5 यूनिट और केमिस्ट्री की 5 यूनिट। ठीक है, और विषय गणित। अब हम, चूँकि हिंदी मीडियम की हमने कहा था, हिंदी मीडियम में हम बात करेंगे, तो पहले हम हिंदी मीडियम में ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षक पहले गणित का पाठ्यक्रम देखिए, पूरा 10 यूनिट। उसके बाद भौतिक विज्ञान की 5 यूनिट और रसायन विज्ञान की 5 यूनिट। ठीक है, तो हम इस पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। यूनिट 1, संख्या पद्धति। अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण,
वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड का वो है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है। यूनिट 2, बहुपद, एक चर वाले बहुपद, कौमा बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, यानी बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकरणाएं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, दो चरों में रैखिक समीकरण एक्स और वाई, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। ठीक है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति। ठीक है। आपने सुना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना इक्वल टू जीरो, धराचार्य का प्रमेय। और जो बहुपद वाले में जो एक समीकरण है वहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर है b1/b2 है, b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, और a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीन प्रकार के है ना इक्वेशन बनती हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। कुछ याद करो, वो 10th क्लास के दिन, वो हाई स्कूल के दिन, जब हाई स्कूल में आप पढ़ते थे, और इसके क्वेश्चन किससे आपकी परीक्षा पास ही नहीं होगी यदि आप इनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। और वो हाई स्कूल की उम्र, उस हाई स्कूल की उम्र के अंदर आप मैथमेटिक्स का पेपर आपने जब दिया था, याद करो वो दिन। ठीक है। तो थोड़ा सा एक है ना इंटरटेनमेंट भी थोड़ा सा हो सकता है, अच्छा रहता है। ठीक है। तो इकाई 3, रेखाएं एवं कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण, योग गुण। ठीक है। योग गुण यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, कोणों के युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, है ना रेखा युग्म, ये सब। त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, एक त्रिभुज के कुछ गुण और एक त्रिभुज में असमिकाएं। ये क्या है? ये है त्रिभुज, ट्रायंगल, और सर्वगाम समता SAS, ट्रिपल एस और ASA। वो समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो समरूपता भी हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, हमने तो पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी तो होगी। कई बार है ना 10th क्लास में जैसे बोर्ड का एग्जाम होता था तो कई बार समरूप त्रिभुज को हटा दिया जाता था सिलेबस से। ठीक है, ये भी हो सकता है। चतुर्भुज, त्रिभुज का कोण, योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है। चतुर्भुज तो सब प्रकार के जो चतुर्भुज। अच्छा, फिर हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा, फिर समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन के रूप में वर्ग पढ़ा था, आयत पढ़ा था, समरूप क्या समलंब चतुर्भुज है ना, और सम चतुर्भुज। ठीक है। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है। एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज। ठीक है। तो कुछ याद करो, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, वृत्त और इससे संबंधित पद, वृत्त और इससे संबंधित पद। ठीक है। वृत्त के कौन से पद? जी हाँ, वृत्त के पद, वृत्त, रेखा, क्या त्रिज्या, व्यास, वृत्त का केंद्र। ठीक है। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है। अब जो कोण होता है उसको लोग गलत समझते हैं। वास्तविक कोण होता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कैसे होता है कि अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के द्वारा व्यास पर यदि कोई भी कोण अंतरित करेंगे तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। ये प्रमेय हमने पढ़ी थी हाई स्कूल में। केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संद्विभाजित करता है। तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, तीन बिंदुओं से एक जब वृत्त जाएगा तो वो एक अद्वितीय वृत्त होगा, यानी ठीक है, ये प्रमेय हमने पढ़ी थी थ्योरम। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों को अंश योग कितना होता है, 360 डिग्री। वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। इकाई 4, हीरो का सूत्र, हैरो का सूत्र है ये, हैरो का सूत्र हमने पढ़ा था। कुछ याद अभी हम आपको याद दिलाते हैं, आप सबको याद आ जाएगा जो भी हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। और लोगों को भी याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि कम से कम पास क्लास है तो छोटी का थोड़ा ये रहता है कि हाँ, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में उनकी गिनती होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना इतना बता रहे हैं कि सर के कितना हाई स्कूल में बना था। भाई हाई स्कूल में कितना परसेंट बना था उसके लिए मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो चक्री चतुर्भुज वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु से एक, ठीक है, समझ गए। चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का एक कितना होता है ये थोड़ा देख लेना, 180 है कि 360 है, हो सकता है मुझे कंफर्म ना हो, ठीक है। हेरो का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरो का सूत्र द्वारा चतुर्भुजों, अच्छा। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हैरो का सूत्र, हैरो का सूत्र क्या होता था, एस निकलता था, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। फिर हैरो का सूत्र में त्रिभुज का सूत्र रहता था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के आते हैं हीरो के सूत्र का प्रयोग। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में यूज हो सकता है ना, इस टाइप से कुछ होगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों का, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पाई बराबर होता है 22/7, 3.14 कैसे आता है ना। और अच्छा, 22/7 आता कैसे, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। एक्चुअली में 22/7 आता है C/D। सी माने परिधि और डी माने व्यास। परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो लगभग सेम रहता है। तो जब लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि पर C/D का अनुपात हमेशा सेम रहेगा, तो उन्होंने उसको पाई बोल दिया। ठीक है। हम्म वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों संयोजनों के क्षेत्रफल। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, जो पृष्ठ है जैसे उसकी जो सरफेस है उसका जो क्षेत्रफल है, और आयतन होता है जिसके अंदर कितना सामान उसके अंदर बिठाया जा सकता है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम ये आगे समझे लेंगे, आप लोगों को सब याद आ जाएगा, सारे फार्मूले भी याद आ जाएंगे। और फार्मूले यहाँ पे मैं बोलते भी रहूँगा, मुझे सारे फार्मूले याद हैं, ठीक है, वो होना भी चाहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना मैथमेटिक्स इतना तो आना ही चाहिए, मुंह पे जवानी याद होनी चाहिए फार्मूले। और याद कर लो, यदि किसी को याद नहीं हो तो अब याद कर लेना, जब एग्ज़ाम दे रहे हो मार्च में, जब भी एग्ज़ाम हो रहा है इसका, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 6a²। एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है पाई आर, आर प्लस एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देख लेना इसको, मुझे शायद दिया पाई आर एल होता है, हाँ, पाई आर एल है ना। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसको भी देख लेना, 4πr² होता है शायद। और घनाभ का आयतन होता है, आयतन तो सबको पता है, घनाभ का आयतन A × B × C घनाभ है ये। घनाभ और घन में भी अंतर है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं और घन को बोलते हैं क्यूब। ठीक है, थोड़ा याद कर लेना। बेलन का आयतन होता है, ये याद रख लेना, बेलन का आयतन क्लियर याद है मुझे, πr²H बेलन का आयतन। लंब शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²H। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ ठीक है। अर्धगोले का 2/3 πr³।
ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ठोसों के एक संयोजन का आयतन, यहाँ पे क्या है ये थोड़ा और थोड़ा टफ कर दिया है, इतना इतना नहीं आता था, हमने हाई स्कूल में शायद इतना ना पढ़ा हो। हाँ ये, हाँ समझ गया समझ गया, हाँ। अरे ये कुछ नहीं है, जैसे वो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े थे हाई स्कूल में कि एक है ना, वो हमारे पास घन था, उसको पिघला के इतने इतनी व्यास के त्रिज्या के गोले बना दिए गए, मतलब गोलियां बना दी गई। तो उन गोलियों का है ना कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ये वो है शंकु का छन्नक, ठीक है। शंकु का अर्ध शंकु, है ना, शंकु को बाल्टी में बना के, वो होगा ये, ठीक है। अब इकाई 5, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमिति लाल बटे कक्का, याद करो, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। कुछ विशिष्ट कोणे के त्रिकोणीय अनुपात, यहाँ मतलब हमने याद नहीं की थे। अच्छा हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ क्या है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, एंड टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। और ये विशिष्ट कोणों के मतलब 0, 30, 60, 90 के हमने याद किए थे। पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। पूरक कोण कहाँ से आएगा, 90 में से उसको घटा दो तो वो उसका पूरक कोण, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस टाइप से। त्रिकोणमिति समसमिकाएँ, हाँ भैया याद कर लो, वो ही हमने याद की थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वो है। ऊंचाई और दूरी, हाँ भाई ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस। टेन थीटा लगाते थे कि एक व्यक्ति अपने एक पेड़ को देख रहा है, उसका एंगल इतना है, उसके बाद थोड़ी दूरी पे चल के उसका एंगल इतना हो गया, तो उसकी पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग वीडियो देखो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और पढ़ाई में भी इतना इंटरेस्ट लेके आऊँगा, आप लोग मेरा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। कोण त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है इसके अंदर। एक्चुअली में 9th 10th में जो हमने सिलेबस पढ़ा था, उसके बाद 11th 12th में भी हमने जो सिलेबस पढ़ा था वो भी इसमें इंक्लूड है। एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। 12th में शायद ट्रिग्नोमेट्री थी ही नहीं, तो 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो है इसमें। मेरे हमारे टाइम पे मैंने जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दो कोणों के योग और अंतर का, है ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, वो एक जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों की आधारभूत संकल्पना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, है ना, किताब में आपको सब मिल जाएगा। और एक बात और याद रखना, एनसीईआरटी की किताब को आप बेस बना के पढ़ाई करना, ठीक है। और कैसे पढ़ना है वो मैं सब बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लें, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा, इसके बाद अगला हमारी इकाई नंबर 6, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द्विघाती समीकरण वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 11th में हमने पढ़ा था, वही सिलेबस आ गया। एक्चुअली में 9th 10th का सिलेबस और 11th 12th का सिलेबस दोनों मिलके कंबाइन है, और वही डिफ़िकल्टी स्तर ग्रेजुएशन लेवल का भी हो सकता है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। और जो इंजीनियर्स है वो भी इसमें कंपटीशन में आने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहो, इंजीनियर से कंपटीशन कैसे करोगे। हाँ लेकिन 9th 10th 11th 12th जिसका बेस क्लियर होगा, यदि इंजीनियर्स का बेस क्लियर है वो तो बाजी मार जाएंगे, तो याद रखना इस बात को। सम्मिश्र, मैं भी इंजीनियर हूँ। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित क्या है, बीजगणित मतलब, ठीक है। यहाँ बीजगणित, सम्मिश्र संख्या, बीजगणित आपने पढ़ा है, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित है, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक, ठीक है। आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण, REI थीटा, द्विघाती समीकरण, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, कॉस थीटा प्लस IN साइन थीटा, REI थीटा, ठीक है। और अंडर रूट A² + B², A + IB
like a complex number, then the magnitude of complex number is under root a square plus b square, and tan inverse a upon b is its एम्पलीट्यूड, ठीक है, मीन्स कोणांक रहेंगे जो भी है ना, कोणांक। अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है, अनुक्रम तथा श्रेणी क्या है? आप लोगों से मतलब एक सजेशन दे रहा हूँ। ये सजेशन मैंने चस्का रेडियो चस्का एफएम के टॉक शो में भी दिया था कि आप जिस भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस अपनी कॉपी में खुद अपने हाथ से लिख लें। अच्छा, एक बात और है कि सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस को देखना चाहिए तैयारी करने से पहले। यदि ये सिलेबस में जो जो चीज़ लिखी है उसको कंप्लीट करते गए, हालांकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो वास्ट है तो है, क्या कर सकते हैं अब, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो व्यापम ने ईएसवी ने सिलेबस दिया है उसके उस पर परीक्षा होनी है। अब आप लोग कहो कि सर बहुत वास्ट सिलेबस है। अरे वास्ट सिलेबस है तो क्या हुआ, आप लोगों की उम्र भी तो वास्ट हो गई है, ग्रेजुएट हो गए हो आप लोग, ठीक है, आप लोग ग्रेजुएट हो गए हो, अच्छी खासी उम्र हो गई है अब आप लोगों की। अब आप लोगों को है ना, क्या है कि एक चीज़ और मैं बताऊं, दो चीज़ें होती है, एक तो रियलिटी को स्वीकार करना, अपनी रियलिटी को, और जो सर्कमस्टेंसेस है उन सर्कमस्टेंस को भी स्वीकार करना, ठीक है, दोनों बातें हैं। अनुक्रम श्रेणी, समांतर श्रेणी, ग्रोथ, एपी जीपी एचपी, एपी जीपी एचपी के बीच में संबंध, और एन पदों का योगफल, ठीक है। हाँ, एन पदों का योग, एन विषम पदों का योगफल, एन सम पदों का योगफल, एन वर्गों का योगफल, वो सब, ठीक है। थोड़े बहुत फार्मूले में यहाँ बता देता हूँ। समांतर श्रेणी में एक फार्मूला याद रखना है, ए प्लस एन माइनस वन वाई डी, और एस बराबर एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन वाई डी वाला फार्मूला, इस टाइप से। गुणोत्तर श्रेणी में फार्मूला ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस टाइप से रहता है। तो ए आर माइनस वन, आर की बार एन माइनस वन, आर माइनस वन, ए वन माइनस आर के एन वन माइनस आर, ए अपान वन माइनस आर, इस टाइप से फार्मूले हैं। इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, हो सकता है किसी ने 12th में पढ़ी हो सकता है शायद अब तो 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सी है? 2D है, ठीक है, 2D 3D दोनों है इसमें। तो कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हों, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, भुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, निर्देशांक निर्देशांक तल से निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, ठीक है। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू वन, है ना। एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, क्या अल्फा बीटा गामा था ना, वो सब कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर इक्वल टू वन, इस टाइप से थे ना, वो सब है, ठीक है। तो ठीक ठाक है, यदि आपको बस तो कुछ फार्मूले, सिंपल से फार्मूले याद होने चाहिए। बस ये फार्मूले में ही गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो ये प्रॉब्लम करता है। बाकी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस फार्मूले का थोड़ा खेल है और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का। फिर हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो आ गए, रेखा के दिक साउंड, हाँ, कोसाइन और दिक अनुपात, डायरेक्शन ऑफ साइंस एंड डायरेक्शन ऑफ रेशियो, है ना। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, समतल, दो रेखाओं का समतली होना, दो समतलों के बीच का कोण, समतल से दी गई बिंदु की दूरी, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, सदिश बीजगणित, बीजगणित की कुछ आधारभूत अवलोकन, ये होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में कुछ बातें याद रखनी है आपको, और वो बातें, अच्छा एक बात याद रखना कभी भी, ये मत सोचना कि मतलब जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो बन नहीं रहे हैं और छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक बात और याद रखना, कभी भी है ना, एक चीज़ और होती है, स्टार्टिंग से जैसे आपका है ना फंडामेंटल क्लियर नहीं है वेक्टर अलजेब्रा का, और आप सोचो कि यार हम बड़े बड़े क्वेश्चन बना लेंगे, तो भाई वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। तो पहले आपको हाँ, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना, जैसे आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फंडामेंटल क्लियर है, फिर आगे के बड़े क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब आपके फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है, पहले के आपके फार्मूले ही क्लियर नहीं है या फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो आप कैसे बना पाओगे? तो ये कुछ नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा है, वही सदिशों के प्रकार, सदिश बीजगणित, सदिश योगफल, गुणनफल, वो सब है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इकाई 8 पे आते हैं। इकाई 8 में कुछ नहीं है, बस यही है, इकाई 8 है स्टेटिक्स। जो 9th 10th में स्टेटिक्स पढ़ी, फिर 11th 12th में स्टेटिक्स पढ़ी, और 11th 12th की स्टेटिक्स में थोड़ा और जुड़ जाती है कुछ चीज़ें, वो सब बातें हैं, ठीक है। हाँ, अब इस कौन सा यूनिट नंबर 8,
सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, माध्यक, बहुलक, बहुलक माध्यक, संचयी बारवारता बंटन का आलेखी निरूपण, प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन। कुछ चीज़ें हैं जिनके मैं इंग्लिश मीडियम ट्रांसलेशन बता देता हूँ, आपको तुरंत आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ये सब है, ठीक है, वेरिएंस वगैरह। बारंतर बटनों का विक्षेपण, प्रायिकता, प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यादृच्छिक परीक्षण, घटना, प्रायिकता का विकृति दृष्टिकोण, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशनल प्रोबेबिलिटी रूल, स्वतंत्र घटनाएं, बेज थ्योरम, यादृच्छिक चर, उसके प्रायिकता बंटन, बर्नौली थ्योरम और बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, तो भैया बर्नौली थ्योरम और बायनॉमियल थ्योरम भी है इसके अंदर। यूनिट नंबर 9 है सीमा और अवकलज। आपका इसको देख के ही समझ में नहीं आ रहा हो ये क्या चक्कर है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिसके बिना 12th की नहीं यही पार नहीं होगी। ये वो ही आ गए, लिमिट और डिफ्रेंसिएशन। कंटिन्यूटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कंटिन्यूटी आगे भी दी हुई है पर। अपकलनों का सहाजाभूत बोध, सीमाएं, त्रिकोणमिति फलनों की सीमाएं और अवकलज। ठीक है, अवकलज मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, नहीं डिफरेंशिएशन। सांततता बोलिए, डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी आ गई है। सांतत अवकलनीयता, चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शंस, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम फलनों के प्राचीन रूपों के अवकलज, है ना। वो थे ना, अपन ने पढ़े थे, एक्स बराबर कॉस टी प्लस टी साइन टी, या एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर टी क्यूब, फिर डी वाई बटे डी एक्स निकालो तो डी एक्स बटे डी वाई बटे डी टी बाई डी एक्स बटे डी टी। द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ में माध्यमान प्रमेय, है ना, माध्यमान प्रमेय, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ गए। राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, स्पर्श रेखाएं और विलंब, टेंजेंट, सन्निकट, उच्चतम और निम्नतम, हायर और क्या बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा है भैया ये, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है ना, ये वो है मैक्सिमा मिनिमा। एक्चुअली में ये सिलेबस को अपन इंग्लिश में और अच्छे से समझ सकेंगे एक्चुअली में, पर लेकिन बस यहाँ दिक्कत ये आएगी, एक्चुअली में होता क्या है हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े ही हैं लगभग लगभग। एक्चुअली में हिंदी मीडियम में चलो बीएससी होती है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ता है। हाँ कि हिंदी में भी, हिंदी मीडियम में भी, है ना, है ना, ये सब, है ना, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं हम, है ना, वर्धमान आसमान, ठीक है। तो एक चीज़ और होती है, अच्छा 9th 10th का सिलेबस अपन मैक्सिमम लोग हम हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो 9th 10th का तो हिंदी मीडियम से हम समझ सकेंगे। 11th 12th का चूँकि इंग्लिश या हिंदी मीडियम से थोड़ा सा, है ना, हाँ वो एक्चुअली, हाँ कि 11th 12th का भी अपन हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, मैं भी 12th तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में सब इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, तो है ना। और निम्न, अब इसके बाद अपन आ जाते हैं उच्चतम, हाँ निम्नतम, है ना, यह है। अच्छा हाँ, अवकलज के अनुप्रयोग हो गया, विलंब वगैरह, ठीक है, सन्निकटन, उच्चतम और निम्नतम। समाकलन में, समाकलन इंटीग्रेशन, समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों का समाकलन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, खंडशः समाकलन, है ना, खंडशः समाकलन पढ़ा था, याद है। निश्चित समाकलन, फाइंड ए डेफिनेट इंटीग्रल, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन थे, एमपीपीटी के कंफर्म क्वेश्चन थे। कलन की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, निश्चित समाकलनों के कुछ संदर्भ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं बोल रहा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ से सीधे क्वेश्चन एमपीपीटी में आते थे आंसर से। अच्छा एक बात और, ये 11th 12th का जो सिलेबस है, मैक्सिमम सिलेबस एनडीए में भी आता है, एनडीए के पेपर्स मैंने देखे हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, साधारण वर्गों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ठीक है भैया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। फिर भी है ना, ज़्यादातर अपन दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इंटीग्रल से निकाला था।
याद करो कैसे निकाला था, दीर्घवृत्त का निकाला था, फिर सबसे पहले वृत्त का निकाला था। तो वृत्त को हमने चार भागों में डिवाइड कर लिया था। तो एक भाग का हम क्षेत्रफल निकाला था और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो क्या आया होगा आपके हिसाब से? लगाओ दिमाग थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे। कि ये बात तो क्लियर है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और ये हमको निकालना है। ठीक है। अब हमने पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो जो भी वृत्त का क्षेत्रफल हम जैसे चार चार वृत्त को चार भागों में हमने बांट लिया, अब एक भाग का हम निकाल रहे हैं। यदि पूरे भाग का पाई आर स्क्वायर है तो एक चौथाई भाग का कितना होगा बताओ आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो भाई एक से कमा मतलब एक भाग का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यानी कि एक भाग का क्षेत्रफल हमारा निकलेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। राइट। तभी तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। राइट। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 निकालना है, कैसे निकलेगा? ठीक है। तो भाई हमें नहीं पता ना, अभी तो हमें ये भी नहीं पता वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हमें एक चौथाई भाग दे दिया है, उसको हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? उसकी लिमिट, मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट लगा देंगे। और है ना, उसके बाद उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल सिद्ध हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अवकल समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, द्वितीय व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधि, फर्स्ट पावर, ऐसे क्या बोलते थे इसको, है ना, कोटि, है ना, जो भी। इसके बाद लास्ट हमारी यूनिट है सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति। ठीक है, तो भाई ये इसका थोड़ा देख लेते हैं। सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो भाई ये थोड़ा सा है ना, ये जो है ये है स्नातक स्तर का है थोड़ा। तो ये तीन एवं चार सदिशों के अदिश एवं सदिश गुणन, प्रत्युक्रम सदिश, सदिश अवकलन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। हाँ, ये डाइवर्जेंस कर्ल, कवलर, सदिश हम कहाँ, ये सब ग्रेजुएशन स्तर पे आपने पढ़े हैं। ठीक है, हमने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो ये हाँ, और ये फिजिक्स में यूज होते हैं, ग्रेस ग्रीन स्टॉक्स की प्रमेय। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 32 बहुत ये वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू दीजिए और यदि आपके कोई सजेशन हो वो भी मुझे भेजिए। और यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस का काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। अभी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। फिर से वही बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि मेरे बैक टू बैक वीडियो अभी आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो इसी वेद के साथ फिर से वही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब करें। और फिर और अच्छे से पढ़ाई करें और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को कैसे करें। और चस्का की जो लिंक है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके फ़ोन नंबर पे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।